नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 1 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो टोटल जो 60 सवाल पूछे गए थे जीके और कंप्यूटर की, तो 60 में से यहाँ पर 55 एग्जैक्ट हूबहू सवाल मिल चुके हैं। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। और जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर आपकी इसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी बहुत ही जल्द। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो एक फ्री मॉक टेस्ट रखा गया है अनअकैडमी ऐप पर, और ये मॉक टेस्ट होने वाला है 3 दिसंबर को। मेगा टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा और 3 दिसंबर को 8 PM पर जरूर अटेम्प्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनरोलमेंट करने की लिंक मिल जाएगी, वहां पर यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो वो फ्री एनरोल हो जाएंगे। और इसका नेक्स्ट डे एनालिसिस किया जाएगा वाईफाई स्टडी टीम के द्वारा, और ये भी आपकी फ्री रहने वाला है, तो इसका जरूर लाभ उठाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल निकल के आ रहा है यहाँ पर जीके के सवाल हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपका एग्जाम कब होने वाला है। मैरी के लूकास रिजनेवेल्ड का जो उपन्यास कौन सा, ये सेकंड सेट में भी पूछा गया, जहां पर आपके उपन्यास का नाम दिया गया था, उनके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया है। जो लेखक का नाम दे दिया है मैरी के लूकास रिजनेवेल्ड का जो उपन्यास है जिसको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो वो कौन सी रचना है उनकी, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उस उपन्यास का नाम है। तो इनको मिला है 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। में बात करूं मैन बुकर प्राइज की 2020 की, ये दोनों ही अलग अलग है। तो मैन बुकर प्राइज 2020 दिया गया है शुगी बेन को, जो कि ये इसकी रचना है, उनके लेखक है डगलस स्टुअर्ट। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मेघालय के फसल उत्सव का नाम क्या है, तो वहां पर आपके ऑप्शन वंगाला था, करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक और जो फसल उत्सव है नोंगक्रम है, पोमलंग नोंगकम, ये भी मेघालय का एक फसल उत्सव है, तो वंगाला और दोनों जो भी ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरला में मनाया जाता है विशु त्योहार है। ये केरल वासियों के लिए एक नववर्ष का दिन है। ये मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है विशु त्योहार केरला में। अगला सवाल देखिए, तिरुमलई नायक पैलेस कहाँ स्थित है, तो ये मदुरई तमिलनाडु में है। और देखिए दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि ऑल शिफ्ट का वीडियो कहाँ है, तो आपने यदि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो सभी के अलग अलग शिफ्ट के यहाँ पर वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाके। तो तिरुमलाई नायक पैलेस कहाँ स्थित है, ये मदुरई है, मदुरई तमिलनाडु में है, जिसका निर्माण किया था किंग तिरुमला नायक ने 1636 में। अगला सवाल देखिए, IBF की फुल फॉर्म आपको पूछी थी, तो IBF की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, 2003 में स्थापित हुआ था, और ये स्थापित किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित हुआ है IBEF। अगला सवाल देखिए, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एज ऑन सितंबर 2020, तो ये आपकी अब की बार जो एग्जाम हुआ है 2020 में एसएससी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है और फिर रिपीट हुआ है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहले आपकी 22 हुआ करती थी, अब 10 बैंकों का वैल्यू हो गया है, तो अब 12 रह गई है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कौन सी बैंकों का मर्ज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का मर्ज हो चुका है PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में हो चुका है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बात करूं इलाहाबाद बैंक का, तो ये इंडियन बैंक में इसका वैल्यू हो चुका, तो ये सभी याद कर लेना। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से हो जाएगी, मणिपुर से रहने वाली है। 2019-20 के लिए करंट अकाउंट डिफिसिट जो 2.1% से कितना गिरा है, तो ये जो फिजिकल ईयर 2019-20 का जो करंट अकाउंट डिफिसिट है ये नैरो हो चुका है, 0.9% गिर चुका है GDP कंपेयर टू 2.1% था 2018-19 में। भारत में मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, एसएससी रिपीट कर रहा है ये सवाल बहुत बार, तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति है ये कंट्रोल की जाती है। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके यहाँ पर, ये सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, घुमा के कुछ नहीं। फैक्टोरियल यदि आपको पता होता है, फैक्टोरियल होता क्या, जैसे कि मैं कह दूं 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, उल्टा आप गुणा करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 का फैक्टोरियल कह दूं तो आप हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार कोई भी आपको फैक्टोरियल पूछ दे तो फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो, 6 का फैक्टोरियल ऐसे या फिर ऐसे। तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये आपके पूछा था फैक्ट 0 प्लस बराबर का सिंबल था, जो एक्शन में आप करेंगे तो बराबर फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5। तो 0 का फैक्टोरियल आपको याद में रखना है 1 होगा हमेशा, क्योंकि लास्ट में 1 रहता है, फैक्टोरियल 0 नहीं आता है, तो 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ फैक्टोरियल 3 की, तो आप कहेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया।
फिर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया, तो 1 प्लस ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 120, तो 127 हो जाएगा ये फैक्टोरियल। अगला सवाल देखिए IPv4 जो IP एड्रेस है इसमें कितने डॉट होते हैं, तो मैंने IPv4 है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था, उसमें आप देख सकते थे 3 डॉट होते हैं। IPv4 है जो 32 बिट नंबर है और इसमें डेसिमल और डॉट सेपरेट होते हैं। 4 ऑक्टेट हैं जो 8 बिट या फिर 1 ऑक्टेट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये 3 डॉट 1 2 3 ये आपके IPv4 एड्रेस हो जाएगा जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है इसमें। इस प्रकार इसको कन्वर्ट किया गया बाइनरी में और ये आपके टोटल 1 बाइट बन जाएगी, 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, और 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स होते हैं। तो आप कह सकते हो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 4 बिट्स या फिर आप 4 बाइट्स होगी आपके इस IPv4 एड्रेस में। अगला सवाल देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, रिपीटेड सवाल होता है, अरुंधति रॉय इनके होता है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई ये आपके पूछा है थर्ड शिफ्ट में। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है 2019 में, 15 अगस्त 2019 में जो 73वां स्वतंत्रता दिवस था उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जल आपूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना जो टारगेट है वो 2024 तक है जल जीवन मिशन का। अगला सवाल देखिए मोपला विद्रोह, इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, ये कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, जो कि केरल के मोपला मुसलमानों के द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों के द्वारा ब्रिटानियों के विरुद्ध ये किया गया मोपला विद्रोह था। जो कि विनायक, अब देखिए इनसे रिलेटेड एक फैक्ट है कि विनायक दामोदर दास सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की थी। तो मोपला उपन्यास के लेखक कौन है, विनायक दामोदर दास सावरकर हैं। 1921 में ये विद्रोह हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, इजी सवाल हो जाएगा, मार्च 1942 को भारत आया था। आने का कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को चाहिए थी भारतीयों की सहायता, इस हेतु ये एक असफल प्रयास उनके द्वारा किया गया था। मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था ये मिशन। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो प्रथम बार 1929 का लाहौर अधिवेशन था जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1936 से 37 से फिर स्वतंत्रता के बाद भी बने थे। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गोलकोंडा का दुर्ग किस वंश ने बनाया था, तो कुतुब शाही डायनेस्टी है, 1600 में बना था। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। गोलकोंडा का दुर्ग बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है, कुतुबशाही डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। अशोक किस वंश का शासक है, इजी सवाल है, मौर्य वंश का शासक है। अब मौर्य वंश के आप शासकों की सूची देख सकते हो, तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, उसके बाद अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और लास्ट में कौन थे, तो वो थे भद्रथ। अगला सवाल देखिए सांची का स्तूप किस राज्य में है, रिपीटेड सवाल, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, और ये बेतवा नदी के तट पर है सांची का स्तूप। और अब की बार पूछा हुआ सवाल है आपकी शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो ये निर्माण किया था सबसे पहले सम्राट अशोक महान ने। हर बैंक को अपने कुछ केस रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा केस रिजर्व रेशियो। जो भी बैंक के पास केस होता है उसका यहाँ पर कुछ हिस्सा आरबीआई में डिपॉजिट कराना होता है, तो वो केस रिजर्व रेशियो हो जाएगा। तो उसकी परिभाषा पूछी थी, तो ऑप्शन में केस रिजर्व रेशियो या फिर नकद आरक्षित अनुपात करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो रेट है केस रिजर्व रेशियो की वो 3% है। एसएलआर की है 18%। एसएलआर का क्या मतलब हुआ, कोई भी बैंक आपको लोन देती है, जैसे कि आपका बहुत से उन ग्राहकों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिया, अब जो बैंक होगी वो जो भी ग्राहकों को चाहिए, किसी भी ग्राहक को लोन चाहिए तो वो लोन देगी। तो लोन देने के केस में क्या होता है कि एसएलआर जैसे कि अभी 18% है, जो भी बैंक के पास नकद है तो वो 18% बैंक में चाहिए, उसके अतिरिक्त जो भी उनके पास मनी है वो लोन दे सकती है। ऐसा नहीं बैंक पूरा का पूरा पैसा लोन में दे दे फिर दिवालिया हो जाए। तो ये एसएलआर फिक्स किया गया है जो 18% है। रेपो रेट करंट में आपके 4% है, जो रेपो रेट है आरबीआई लोन देती है अन्य कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट है अन्य बैंक यदि आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करती है तो ये हो गया आपकी 3.55%। अगला सवाल देखिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो इसमें दोस्त थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये सवाल हो जाएगा। एक तो ये अनुच्छेद 143 का ये पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो 143 हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनः अवलोकन, तो जो भी संसद के द्वारा विधि बनता है उनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः अवलोकन किस अनुच्छेद में,
तो 137 है, या फिर दोनों ही पूछे गए थे, आप कमेंट करके जरूर बताना। एक पूछा गया था तो कोई एक हो जाएगा। आपके उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, कुछ भी आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करता है तो अनुच्छेद 143 में है। और जो इस शक्ति के माध्यम से न्यायालय संसद के द्वारा पारित संसद के द्वारा कोई भी पारित कानून है, विधि है, उसका पुनर्अवलोकन है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये शक्ति है अनुच्छेद 137 के तहत जो भी था, दोनों ही मैंने बता दिया है। अगला सवाल देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और उसके तहत क्या हुआ कि एक तो आपकी अभिव्यक्ति और भाषण की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया है, साथ ही साथ ये 9वीं शेड्यूल भी इसमें जोड़ी गई थी। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया है? तो 16 नवंबर 1949 को संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उन्होंने कई चर्चाओं और संशोधन के बाद आखिरकार संविधान को अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। और जो लागू हुआ था संविधान वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अपन जो संविधान दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनकी 125वीं जयंती वर्ष था, वो 2015 में थी उनकी 125वीं जयंती वर्ष। तो उसी वर्ष पर जो संविधान को अंगीकार किया गया वही डेट 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से कंटिन्यू मना रहे हैं। संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला सवाल देखिए, आपके नालामल्ला हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों जो पहाड़ी है नालामल्ला की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में है। ईस्टर्न घाट में पड़ती है। दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की एक उपनदी हो जाएगी। दूध गंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो कृष्णा नदी की हो जाएगी। और ये राज्य की बात को तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है। गरबा किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 35 किस भाग में है? तो बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट किया है अनुच्छेद 32 का आया है, किसी ने अनुच्छेद 34 का किया है। तो जो भी आर्टिकल था वो आपके भाग 3 में हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो भी आपके क्वेश्चन आ जाए, इनमें से जो भी अनुच्छेद पूछ ले वो किस भाग में? तो वही भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35, वो भाग 3 में है संविधान के भाग में। और कुछ इंपॉर्टेंट भाग कवर कर लेते हैं, वैसे 25 भाग है। तो मैं भाग 1 की बात करूँ, संघ और उनके क्षेत्र हो जाएंगे 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 जो भाग 2 में है। और भाग 3 ये मौलिक अधिकार 12 से 35 हो गया। भाग 4 आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है। फिर आपके 4A में मूल कर्तव्य हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य 51A आर्टिकल में। उसके बाद संघीय कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से 151। फिर भाग 6 में राज्य है अनुच्छेद 152 से 237 तक। एक आपके सवाल था, इजी सवाल, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में, तो इससे नदी होती है वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून, कहीं कहीं 21 जून भी है। तो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अगला सवाल देखिए, यूपीआई भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूपीआई जो पेमेंट ऐप है भारत पे, उनके ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। मैं बात करूँ फोन पे की तो ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई थी? तो अब की बार आपकी दिल्ली पुलिस में एक सवाल पूछा गया था, प्रथम शिफ्ट में जो हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन संगी जो हस्बैंड है उनका क्या नाम था? यहाँ पर पूछ लिया उनकी डेथ कब हुई। तो ये 1857 की क्रांति के वक्त 18 जून 1858 को हुई थी इनकी डेथ। और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को और मृत्यु 18 जून 1858 को। ये मराठा शासित झांसी की रानी, जो इनका जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना है। प्रथम कौन है? तो वो है रानी अवंतीबाई है। और 29 साल की उम्र में ये अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई। और इनके जीवन संगी का नाम है, हस्बैंड का नाम है वो है गंगाधर राव नेवलाकर है। पिता का नाम है मोरोपंत तांबे। कोच हेतु कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अब की बार 2020 में ये भी 2 कैटेगरी में, एक रेगुलर है एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो आप देखिए लाइफ टाइम कैटेगरी 2020 में मिला है धर्मेंद्र तिवारी है। तो ये किस स्पोर्ट्स में दिया गया जरूर याद में रखना। तो तीरंदाजी है स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव सिंह को मुक्केबाजी, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी और विजय भालचंद मुनीश्वर हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी नेशनल स्पोर्ट्स से सवाल आ रहा है, अर्जुन हो गया, भारत रत्न हो गया, ध्यानचंद हो गए, जरूर देख के जाना उनके खिलाड़ी कैसे स्पोर्ट्स से हैं। सवाल एक सेट में, प्रत्येक सेट में ये सवाल पूछा जा रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड आपके रेगुलर कैटेगरी में इनको दिया गया है। करीना कपूर किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर? तो ब्रांड एम्बेसडर सवाल पूछा जा रहा है, जरूर देख के जाना। कल भी आया था, आज भी आ गया आपकी, करीना कपूर किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है? कल का मतलब जो प्रीवियस डे हुआ है, स्पोर्ट की है, पूमा कंपनी का नाम है, स्पोर्ट ब्रांड पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है रामचरितमानस के
रचिता। कौन सी पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है? अभी जो ये मई में हुआ था शायद, एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ में। और यहाँ पर एक और बैंक है, एक इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स का है कि जुलाई 2020 में किस बैंक से मास्टर कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की है? हालांकि सवाल ये आया था, लेकिन ये एक फैक्ट में ऐड कर दिया मैंने। निजी ऋणदाता एसबीएम बैंक है लिमिटेड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेशी प्रेषण या नकदी लेने वाले के ये विनिमय के लिए मास्टर कार्ड से समझौता किया है, वो एसबीएम बैंक हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, लोसर फेस्टिवल कहाँ का प्रचलित है? वैसे ये लोसर है तिब्बत, नेपाल और भूटान का महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है। यदि ऑप्शन में आपके इंडियन स्टेट था तो सिक्किम करेक्ट होना चाहिए या फिर असम में। और लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एवर ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये अक्टूबर में निधन हुआ था भानु अथैया का, जो कि ये ऑस्कर प्रथम ऑस्कर विजेता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है भानु अथैया। अगला सवाल, साउथ इंडियन बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो मुरली रामकृष्णन है साउथ इंडियन बैंक के सीईओ। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक या फिर मैं ऐसे कहूँ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी? दोनों में एक ही है, आपके अनामुड़ी हो जाएगा। 2695 मीटर हाइट है इसकी, केरल में स्थित है ये। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2020 में कितने खेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो कितने खिलाड़ियों को दिए गए या फिर खेल पुरस्कार था? तो ये आई थिंक 4+3 7 होना चाहिए। बाकी इसमें मेजर 4 है, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। इसके अतिरिक्त भी दिए जाते हैं यहाँ पर अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हो गया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो माकाम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया है, ये ट्रॉफी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंपोर्टेंट हो जाएगा। फिर तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो टोटल ये 7 हो जाएंगे। और कितने खिलाड़ियों को दिया है ये भी सवाल पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न अब की बार 5 खिलाड़ी को, 2020 में अर्जुन पुरस्कार 27, द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी लाइफ टाइम और रेगुलर वाली 8 और 5 हो जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार 15 खिलाड़ी को दिया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार ये पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और अब की बार एसएससी ने एक पूछा था 4 साल में जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कौन सा अवार्ड है? तो वो राजीव गांधी खेल रत्न है। और आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, दोनों याद रखना आपको। अगला सवाल, ऑथर ऑफ बुक द टेस्टमेंट्स, तो जो भी आपकी ये 2 बुक्स आ रही हैं इसमें एक तो आपकी बुकर प्राइज से पूछी जा रही है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, दोनों में 2019-20 में जितने भी जो भी रचना है, किन की रचना है जरूर देख के जाना। तो ये 2 टेस्टमेंट्स हैं, ये रचना है नोवेल, ये किन का नोवेल है? तो मार्गरेट एटवुड का है जो कि विजेता है 2019 में मैन बुकर प्राइज है। इसके साथ साथ बर्नार्डिन एवरिस्टो का नोवेल था गर्ल वुमन अदर, इन दोनों को दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, द गर्ल वुमन अदर रचना किसकी है? बर्नार्डिन एवरिस्टो को है। और द टेस्टमेंट्स किसकी है? ये मार्गरेट एटवुड की है। दोनों को 2019 में मैन बुकर प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसी है ये किसको प्रभावित करता है, किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन परत के क्षरण में ये मुख्य उत्तरदायी गैस हो जाएगी। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? और स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे हैं कि द फर्स्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ब्रह्मांड की गैस कौन सी है? या फिर वायुमंडल में सबसे हल्की गैस, दोनों का आंसर एक ही हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुरता में पाए जाने वाला एलिमेंट या फिर गैस कहूँ तो वो हाइड्रोजन है, सेकेंड हीलियम, थर्ड ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन हो जाएगी। और मैं बात करूं नाइट्रोजन गैस, ऐसे सवाल आ जाए वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन, लेकिन अपना जो वायुमंडल है पृथ्वी का, यहाँ पर पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है वो नाइट्रोजन है 78%। अगला सवाल, ईटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ये रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। आप यदि कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, मेरे को पता चल जाए कितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए मीना माता रोग किसकी अधिकता से होता है। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, यदि आपको आंसर मालूम नहीं गूगल करके देख लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा। मीना माता रोग किसकी अधिकता से होता है? ईटाई पूछा था, कैडमियम हो जाएगा। अगला सवाल, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1979 को हुई थी। जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, जो मोरारजी देसाई सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख बनाया था। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख हैं और स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई है। मैं बात करूं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना तो जनवरी 1953 को हुई थी। अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, उन जो सरकार ने बनाई थी, और काका कालेकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करने वाली पहली महिला अफसर कौन है? तो कैप्टन तान्या शेरगिल है। ये फर्स्ट वुमन परेड एडजस्टेंट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। अगला सवाल, धन
विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। SMTP तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो अमीर खुसरो के गुरु है निजामुद्दीन औलिया, और अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर इंडेंट एंड एंटायर पैराग्राफ शॉर्टकट की, जो भी आपकी पैराग्राफ, जैसे कि पैराग्राफ है ये आपके पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख रहे हो पैराग्राफ, इसको आपको इंडेंट देना है। इंडेंट देना मतलब जगह छोड़नी है, आगे से आप किस लेफ्ट साइड से इंडेंट देना चाहते हो, जैसे कि मैं लेफ्ट से दे रहा हूँ, तो लेफ्ट से आप जो भी लाइन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन जगह छोड़ के स्टार्ट कर दी तो ये आपने इंडेंट दे दिया, तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ M में। और इंडेंट में भी एक हैंगिंग इंडेंट होता है, जैसे कि ये लाइन है, सेकेंड लाइन आप इसके नीचे हैंग करके लिख रहे हो इस प्रकार, फिर हैंग करके कोई भी लिख रहे हो, हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल T, और बाकी पैराग्राफ इंडेंट के लिए कंट्रोल M इसकी शॉर्टकट की है, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो PDF भी टेलीग्राम पर है, देख जरूर लेना। अगला सवाल क्वेश्चन था जिसमें बायोम, लेगून, फ्लोरा ऑप्शन दिए गए थे, तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, जिन भी कैंडिडेट का थर्ड शिफ्ट में सवाल आप कमेंट जरूर करना, थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम था। तो लेगून की बात करूँ तो ये जो झील होती है, जैसे कि आपके समुद्र तट के पास समुद्र है, पूरा समुद्र, उसके पास में कुछ ऐसा एक छोटा जिसमें जल है वो कम रहता है, तो एक बड़ा समुद्र के पास में एक छोटा जलाशय हो जाएगा, तो वो हो जाएगी लेगून। लेगून किसी विस्तृत जल स्रोत, जैसे कि समुद्र है, महासागर है, इसके किनारे पर बनने वाला कोई भी छोटा उथला यानी कम जल वाला, तो वो आपकी जो झील, जैसे कि भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील है, नेलोर की पुलिकट झील है, ये लेगून झीलें हो जाएगी, जो कि पास ही में समुद्र है और ये झीलें बनी हुई है जिसमें उथला हुआ जल है। और फिर मैं बात करूँ गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में कोल्देरू झील है, ये इसके उदाहरण है, लेगून के उदाहरण है, जो कि उथला जल क्षेत्र होता है समुद्र के पास में। और बाकी बायोम की बात करें तो इसमें समानता रहती है, जैसे कि इसे जैव क्षेत्र बोलते हैं, या फिर ये धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिनके सभी भागों में मौसम हो गया, भूगोल, निवासी जीव हैं, विशेषकर पौधे और प्राणी, इन सभी में समानता पाई जाती है। और एक ऑप्शन आपके फ्लोरा था, तो फ्लोरा का मतलब हो जाएगा किसी विशेष टाइम में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे और वनस्पति हैं उन समूह को फ्लोरा बोला जाता है। तो ये सारे ऑप्शन थे। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बाकी यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाउटफुल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जिनका भी एग्जाम था जरूर कमेंट करके बता रहना, ये 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आपकी आभासी मुद्रा से रिलेटेड सवाल था, क्या सवाल था बता देना। और चेस चैंपियनशिप कौन सी पूछी थी ये भी बता देना। किस टाइप का सोइल ट्रॉपिकल रेन में सबसे कम हार्वेस्ट फसल के लिए, ये आपकी हो जाए, कुछ इस टाइप से सवाल था। और एक सवाल था फिश फार्मिंग टेक्निक जो डेवलप की गई है एनवायरमेंट, आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट कंट्रोल के लिए, वो कौन सी है, करंट अफेयर्स का था शायद। तो एग्जैक्ट आपको मालूम है तो 4 सवाल आप जरूर कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो PDF फाइल है जिसमें टोटल 150 सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर 11 या फिर 11:30 बजे मिल जाएगी, तो जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।